वैसे तो भारत के इतिहास में कई सूरवीर राजा और महाराजा हुए और इन्हीं सभी सूरवीर राजाओं में एक राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, जिन्होंने अपनी बुद्धि और बल के कारण संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों पर भी राज किया। इनका शासनकाल काफी लंबा था क्योंकि इन्होंने लगभग 40 साल तक शासन किया। यही नहीं, ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अखंड भारत को एक सूत्रों में बांधने का काम किया। ये बात है उस समय की जब मैसेडोनिया का शासक सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा था, वो अपनी विशाल सेना के साथ एक के बाद एक राज्य को जीतता हुआ भारत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जब ये एक के बाद एक राज्यों को जीतता हुआ भारत की तरफ बढ़ रहा था, उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रधानाचार्य थे। ये उस समय की बात है जब गांधार के सम्राट आम्बी ने सिकंदर के डर से समझौता कर लिया था। चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं को एकजुट होने का आग्रह किया, क्योंकि उस समय पूरा हिंदुस्तान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हालांकि उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, जिस पर घनानंद का शासन था। मगध एक ऐसा राज्य था जो कि सिकंदर के आक्रमण को रोक सकता था। देश हित की रक्षा को ध्यान में रखते हुए आचार्य चाणक्य तक्षशिला से मगध जाने का फैसला किए। मगध पहुंचने के बाद उन्होंने घनानंद से अखंड भारत की बात की और सिकंदर के आक्रमण को रोकने के लिए उनसे आग्रह किया। लेकिन भोग विलास शक्ति के घमंड में चूर घनानंद ने चाणक्य के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, आचार्य चाणक्य का घोर अपमान किया, सैनिकों से धक्का मरवाकर महल से बाहर निकलवा दिया। उसी दिन चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंदों का नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। हालांकि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो कुछ राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन भारत में पुरु यानी पौरुष इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सिकंदर और राजा पौरुष के बीच झेलम नदी के किनारे भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा पुरु हार गए। चाणक्य एक महान विद्वान और खुशहाल चरित्र वाले इंसान थे। इसके साथ ही वो एक महान शिक्षक भी थे। जब चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य केवल 9 वर्ष के ही थे। कहा जाता है कि चाणक्य ने पहले ही नजर में चंद्रगुप्त के अंदर एक अच्छे शासक को पहचान लिया था और उन्हें अपने साथ तक्षशिला लेकर चले गए थे। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा ग्रहण की और वहीं पर उन्होंने एक शासक बनने के सारे गुण सीखे और घनानंद को मारकर मगध की गद्दी पर बैठ गए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने समय में बहुत सारे युद्ध जीते और मगध को सुदृढ़ और खुशहाल बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य केवल चाणक्य को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के आदेश पर सारे युद्ध की योजनाएं बनाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु इतनी शांत तरीके से होगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये उस समय की बात है जब मगध अकाल की स्थिति से गुजर रहा था। चारों तरफ अकाल का खौफ था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत के सैर पर निकले थे और वहां पर उन्हें जैन समुदाय ने अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया। हालांकि उस समय धर्म परिवर्तन जैसा कोई तथ्य था नहीं। यदि कुछ था तो था एक अलग विचार को मानने की प्रक्रिया। जैन धर्म के सिद्धांत उनके मन को छू गए और वो जैन समुदाय में शामिल हो गए। वह एक जैन मुनि भद्रबाहु और उनके अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत जाने से पहले वो अपने पुत्र बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए थे। अपने अंतिम समय में वो दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जैन मुनियों के साथ रहने लगे और वहां पर उनके मन में जैन धर्म के सलीखा व्रत को अपनाने की इच्छा जागृत हुई। यह व्रत उन्हें एक ऐसे मार्ग के रूप में दिखाई दिया जो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष दिला सकता था। श्रवणबेलगोला में एक पहाड़ी के ऊपर वो रहना शुरू कर दिए। उस पहाड़ी पर उन्होंने चंद्रगुप्त नामक एक मंदिर का निर्माण करवाया था और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की नीतियों का अनुसार सल्लेखा व्रत को अपनाया और उन्होंने धीरे धीरे अन्न जल त्याग कर अपने जीवन का अंत कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वारा सल्लेखा व्रत को ही पूरे भारत में मोक्ष के मार्ग के रूप में देखा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश के अगले सम्राट बने और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर आसीन हुए।